Hi friends, welcome back. तो बीजेपी हैक्ड द ईवीएम मशीन हरियाणा इलेक्शंस 2024। तो इसका फर्स्ट पार्ट इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में है, तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको ज़रूर देख लेना। पूरा एक्सप्लेन किया है कि हरियाणा की किस टाइप से डेमोग्राफी है, कौन कौन से एरियाज किसके। मेरे को तो बोलते हुए भी ऐसे शर्म आती है कि भैया कैसे बटे हुए हैं कि ये जाट इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये वो है। और जाट जो है जाट को वोट करते हैं, मुस्लिम्स कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। देखिए, दुख की बात ये होती है कि जब आपका ओपोनेंट जो है रिलीजन के हिसाब से चल रहा है, तो अगर आपको जीतना है, अनफॉर्चुनेटली आपको वही गेम करनी पड़ेगी जो ओपोनेंट कर रहा है। वही तो, क्योंकि अगर मजबूरी लोगों की हो गई है, क्योंकि नहीं की थी पिछली बारी, तो उस वजह से जो है रिजल्ट्स वैसे नहीं आए, क्योंकि लोगों में वो लेवल ऑफ अगर एक साइड के लोग सिर्फ रिलीजन के हिसाब से वोट करते हैं, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वेरी 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 बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट के बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती, इनमें 7 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में आती हैं। इसके अलावा पंजाबी और जीटी रोड बेल्ट में एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोरी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से भी 7 नई सीटें जीत के इतिहास रच दिया। देखो भाई, भले ही चुनाव छोटे राज्य का है, लेकिन चुनाव से निकला सियासी संदेश बहुत बड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल गांधी ने खूब पसीना बहा दिया भाई साहब। एक दो नहीं, पूरी 15 रैलियां, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनावी प्रचार के दौरान हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 4 रैलियां करी। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर चुनावी प्रचार का स्ट्राइक रेट देखें तो नरेंद्र मोदी जी सुपरहिट साबित हुए, जबकि राहुल गांधी अपने चेहरे पे, अपने मुद्दों पे कांग्रेस की वापसी कराने में विफल रहे। पार्टी की लाइन नहीं है, मतलब कि इस बारी कांग्रेस हमारी हरियाणा में हार गई, तो उन्होंने हार का ठीकरा पूरा ईवीएम पे फोड़ दिया। जी हां, हारने के बाद हार स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है। वो अपनी कमियों, ऐसे लोगों को मतलब जिनमें मेच्योरिटी नहीं है, इनको दे वोट खड़े हैं। देश में इतने सारे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस हार जाती है, वहां पे वो सीधा लेके आ जाते हैं भाई साहब ईवीएम हैक है, बीजेपी ने ये गड़बड़ करी है, वो गड़बड़ करी है। जहां पे बीजेपी हार जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता कांग्रेस का मुंह तब क्यों बंद हो जाता है कि भाई तो वहां नहीं होती है, दिक्कत नहीं है, वहां पे भी तो ईवीएम में दिक्कत हो सकती है अगर सोची जाए तो। खैर, अब कुछ भी बोल लो भाई, हमारे सामने नतीजे आ चुके हैं कि बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बीजेपी कैसे जीती और कांग्रेस को हार का सामना कैसे करना पड़ा। देखो, पहला फैक्टर था टिकट का बंटवारा, कि किन किन लोगों को टिकट दी जाए। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने 30 सीटों पे कैंडिडेट के टिकट बदल दिए। ट्रेंड्स के मुताबिक इनमें से 22 से ज्यादा कैंडिडेट जीते। ऐसे समझाता हूं मैं तुम्हें ढंग से। देखो, बीजेपी ने कुल 90 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करे, उसमें से 48 कैंडिडेट्स जीते, यानी कि 56% की जीत परसेंटेज। वहीं बीजेपी ने 30 सीटों पे टिकट बदले, जिनमें से उनको 22 जीते, मतलब 30 में से 22 जीते, तो 73% का सक्सेस रेट आया। बेटर क्या हो गया, बीजेपी का जो ना करते तो पता नहीं क्या होता, वो काम कर गया और बीजेपी ने हरियाणा में जबरदस्त जीत हासिल करी। दूसरा मैं आपको फैक्टर बता देता हूं बीजेपी की जीत का, वो ये है कि चुनाव से पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दिया। आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में हमारे खट्टर साहब की जगह नायाब सिंह सैनी जी को बीजेपी ने सीएम बना दिया। बीजेपी ने प्लान करा कि अगर नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाता है तो हरियाणा की करीब 44% आबादी बीजेपी की ओर आ जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपना आंतरिक सर्वे करवाया और सर्वे से मालूम चला कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर जी के खिलाफ एक नेगेटिव लहर है। अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले खट्टर साहब को हटा के नायाब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया और फिर चुनाव प्रचार के दौरान वो आरएसएस से कसी गई, इसलिए मनोहर प्रॉब्लम थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम चुनाव के प्रचार में नदारद रहे। यहाँ तक कि जितने भी पोस्टर्स छपते थे पॉलिटिक्स रिलेटेड, उसमें खट्टर साहब का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में 4 रैलियां करी, इनमें से केवल एक रैली में खट्टर साहब मौजूद रहे।
बड़े बड़े राजनीति के विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई अगर हम कंपेयर करें मनोहर जी को और नायाब सिंह सैनी जी को तो बहुत फर्क है, क्योंकि जो नायाब सिंह सैनी जी हैं ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है और लोगों के काम खट्टर साहब से पहले करा के देते थे। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ हरियाणा के चुनाव से जस्ट पहले। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा फैक्टर। देखो जी, हरियाणा में 36 बिरादरी हैं, इनमें से 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी है जाट। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू करी। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जनरल कैटेगरी के लोगों की पार्टी है, इसलिए बीजेपी ने ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेके एकदम कॉन्फिडेंट थी कि भाई साहब ये तो हमारे वोट हैं, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए बीजेपी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करी। ये फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो, हरियाणा में शेड्यूल कास्ट की आबादी है 20%, जिनके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटें जीती। इस बार बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व 8 सीटों पे जीत दर्ज करी। डबल हो गया। इतना ही नहीं, हरियाणा के ज्यादातर गैर जाटों ने किसान, पहलवान और जवान के मुद्दों पे अपना मत अलग रखा। उनका मानना था कि ये मुद्दे केवल जाटों के हैं और इसलिए उन्होंने बीजेपी के पक्ष में खुल के वोट करा। अब मैं आपको हरियाणा में बीजेपी की जीत की चौथी वजह बताता हूँ। ये वजह है दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का कमजोर होना। इससे बीजेपी को फायदा हुआ। आप पूछोगे कैसे, तो भाई तुम्हारा भाई समझाता। देखो, 2019 के चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 10 सीटें बहुत होती है भाई। इसमें से 5 बागड़, 4 बांगर और 1 जीटी रोड बेल्ट की सीट थी। लेकिन इस बार 2024 में जेजेपी का भाई साहब सफाया हो गया। एक भी सीट नहीं आ रही थी जेजेपी के पास। जेजेपी की 10 सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वही तो, तभी तो उनके बड़े हैं। बीजेपी ने 4 सीटें जीती, इसमें बांगर और बागड़ बेल्ट की 2-2 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस ने भाई साहब इसमें से 6 सीटें जीती। बागड़ बेल्ट की 3, बांगर बेल्ट ज्यादा फायदा इनको हुआ है। हाँ, खत्म हो गया। कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ। हाँ, मतलब इंडिपेंडेंस और जेजेपी खत्म हो गया। अच्छा, छोटे मोटे बंदों में खत्म हो गया। यूएस टाइप होने वाला है इवेंचुअली, 2 पार्टीज ओनली। जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला करा। 2019 में जेजेपी के साथ हुए अलायंस का फायदा 2024 में बीजेपी को हुआ और जेजेपी के हिस्से क्या आया? ठेंगा, 0। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि जेजेपी और आईएनएलडी की पॉलिटिक्स को गैर जाटों ने नकार दिया। साथ ही 2019 में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद में अलायंस कर सरकार बना ली थी। इससे जेजेपी का कोर वोटर पार्टी से नाराज हुआ। ऐसे में जेजेपी की सीटों पे बीजेपी सपोर्ट मिला और बीजेपी ने हरियाणा में जीत दर्ज करी। हरियाणा में बीजेपी की जीत का 5वां फैक्टर मैं आपको बताता हूं। देखो, बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां करी हैं। इसमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री खुद आके करी उन्होंने। 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह जी ने करी। मोदी जी वाली रैलियों ने करीब 20 सीटों को कवर कर लिया, जिसमें से करीब 10 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज करी। इसके अलावा यूपी के हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी आधा दर्जन सभाएं करी उन्होंने हरियाणा में। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ 70 सभाएं करी। इनमें से 4 रैली और 2 रोड शो विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी ने करी, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल जी के साथ 1 रोड शो करा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां करी। इस चुनाव में कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी और बीजेपी ने हरियाणा में शानदार जीत दर्ज करी। बीजेपी की जीत के छठे फैक्टर की ओर बात करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का एकजुट ना होना, आपस में लड़ते रहना, क्योंकि लालची है ना, सबको पावर चाहिए, पैदा चाहिए, पैसा चाहिए। कंफ्यूज थी कि इस बारी भाई साहब राह आसान नहीं रहने वाला। उसने बहुत ही करीबी से कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी झगड़े का फायदा उठाया। बीजेपी ने कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाम कुमारी शैलजा की लड़ाई को खूब हवा दी। टिकट वितरण में हुड्डा खेमे में ही चली गई और ज्यादातर उम्मीदवार वही बने जिन पर पूर्व सीएम का हाथ था। शैलजा इससे असहज भी हुई और उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। इतना जरूर है कि राहुल गांधी जी ने एक रैली में दोनों को हाथ मिलवाया और संदेश देने की खूब कोशिश करी कि भाई साहब सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, दोनों दोस्त हैं, मगर सब कुछ ठीक नहीं था। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सीएम उम्मीदवारों की भी लाइन लग रखी थी, क्योंकि कांग्रेस मान के बैठी थी कि भाई साहब इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी और इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कह रहे थे कि ना वो टायर्ड है और ना रिटायर्ड है। एक तरीके से अपने आप को सीएम उम्मीदवार बता रहे थे। दूसरी नंबर पे थी कुमारी शैलजा, जो दलित चेहरा थी, महिला भी थी और मानकर चल रही थी कि इस बार उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा। रणजीत सिंह सुरजेवाला भी बार बार कह रहे थे कि हरियाणा के विकास का विजन उनके पास है और वो भी सीएम बनने की इच्छा रखते हैं।
एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो चाहता था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। तो कुल मिला के आपसी लड़ाई ने कांग्रेस की लुटिया डुबा दी। कांग्रेस में तो सब लालची भरे हुए हैं, वो देश सेवा कल्याण करना नहीं है, पावर में आना है। इसमें जो है बीजेपी को ये पता लगा कि आप लोगों को कंसोलिडेट तो कर नहीं सकते बेस्ड ऑन रिलीजन, तो जिस जाति का जो बंदा है वो खड़ा कर दो। उनको ये समझ आया कि लोगों को जबकि बता रहे हैं कि दूसरे लोग जो है रिलीजन पे यूनिफाइड हैं और हिंदूज जो है रिलीजन पे यूनिफाइड नहीं है, तो उन्होंने क्या आप तुम नहीं हो तो नहीं हो, तो अब तुम्हें जो चाहिए वो दे दो। अगर कोई जाट है उसका जाट बंदा कर दो, कोई शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल का बंदा कर दो, जो जिस रीजन का आ रहा है उसका एक बंदा खड़ा कर दो भाई, तो उसको दे दे और आगे बढ़। दुख की बात है पर क्या करें, मजबूरी और है। ये अब उनको पता चल गया पूरी इंडिया में वही करेंगे। हाँ, तो वही तो तभी तो मोदी जी ने भी ये जिस बताया जाति के हो उस जाति का बंदा रख दो वहां पे, शांति से ले लो वोट, आगे बढ़ो यार। वही बहुत दुख होता है ये सोचकर कि हिंदू तो बटे अच्छा बंदा आएगा नहीं आएगा नोबडी केयर्स, उस जाति का बंदा जरूर आ जाएगा। हिंदू बट गए जातियों में हैं, वो बटे हुए जातियों में, और मुस्लिम जो है उनमें एक ही है कि भैया हम इकट्ठे हैं और सब मिलके कांग्रेस को देंगे। और हिंदू बट गया और उस बटने की वजह से कांग्रेस उसका फायदा उठा के वोट्स ले लेती, इसीलिए बीजेपी और हिंदुओं को रियलाइज नहीं हो रहा कि बीजेपी से बेटर पार्टी उनके लिए कोई नहीं है, नहीं तो देश के अंदर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। बीजेपी ने अच्छा काम कर दिया कि आपको हर वैरायटी का बंदा दे देंगे। उन्होंने कहा भैया जो तुम्हें चाहिए हम कर देते हैं देश को बचाने के लिए, अब हमको भी वैसे ही नीचे गिरना पड़ेगा जैसे कांग्रेस जो चाल चल रही है। तो क्या करें, वही तो है, गंदी पॉलिटिक्स खेल रही है कांग्रेस, तो वही करना पड़ेगा बीजेपी को, और उसने किया है और उसका नतीजा देख लो कितना डिफरेंट आ रहा है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।